जैसे आपको मैंने था, मैं पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक मैंने ये कवर किए थे, ये 7 से 11 तक। अब हमें कवर करना है 12 एंड 13। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और अरेनियस कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिर्फ इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे क्या लगाते हैं हेडिंग, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मतलब होता है कि फॉल्स यानी झूठ, जो कि हो ही ना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि जो कि फॉल्स रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन हो ही ना। तो इसको हम कैसा डिफाइन करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि सूडो, ये क्या होता है हमारा जो सूडो रिएक्शन होता है, जो मेरी सूडो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से फॉल्स रिएक्शन। फॉल्स रिएक्शन, सूडो मतलब होता है फॉल्स। फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे सूडो फोर्स यानी फॉल्स फोर्स, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स रिएक्शन होती है एक तरीके की। ये मतलब होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ इस तरीके होता है। लेकिन अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर बताना हो तो कैसे लिखेंगे, द reaction which have different order or behave as, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, behave as first order called सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ पे मैंने देखिए क्या लिखा है थ्योरेटिकल में कॉन्सेप्ट में, कि द रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनके पास डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को छोड़ करके वो क्या हो, अदर रिएक्शन हो, लेकिन वो शो क्या कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर शो कर रही हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब द रिएक्शन विच हैव अ डिफरेंट ऑर्डर, जिनके पास कोई और ऑर्डर है, ऑर्डर, और बिहेव एज अ, और बिहेव कैसा कर रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो ऑर्डर कोई और हो लेकिन बिहेव फर्स्ट ऑर्डर की तरह करे, उसे बोलते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लो कोई एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे हमें क्या बन रहा है, ए और बी मिला, तो हमें क्या मिला, ए और बी को, जैसे ये रिएक्टेंट है, इनको हमने मिक्स किया, हमें कोई प्रोडक्ट मिला, हमें क्या कोई मिला, प्रोडक्ट मिला। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है, इसकी मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे देख के बताएं, तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे इसकी 2 है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ ए पे डिपेंड कर रही है। मतलब क्या हो रही है, जो रेट ऑफ आर जो हमारी है, रेट ऑफ किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ ए पे डिपेंड कर रही है। सो इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुई हमारी, 1 हुई। सो इसीलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है। मतलब देखिए रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रहा है, 1 की तरह। सो इसीलिए क्या होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। सो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, 2 मिनट का, हमने कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा है अरेनियस लॉ या अरेनियस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे हेडिंग लगाते हैं कि क्या है, अरेनियस कॉन्सेप्ट या अरेनियस लॉ। तो ये कहाँ से आया, इसे क्यों दिया और हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा या स्पीड इसकी मत बढ़ाइएगा, बिल्कुल क्लियरली वॉच करिएगा। सो यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ सबसे पहले, क्या, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोग बोल रहे हो कि मैंने तो बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अरेनियस लॉ या अरेनियस कॉन्सेप्ट, पर मैंने यहाँ पे क्यों हेडिंग लगाई, देखिए
हमने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था रिएक्शन में, हमने पूरे केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ, हमने क्या बोला था कि मैं इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ क्या बताऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में जो हम जब छेड़छाड़ करते हैं उसकी कंसंट्रेशन में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसकी आर ओ आर यानी स्पीड में उसकी कुछ चेंज आता है। तो अब सब सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, लेकिन हमने टेम्परेचर के बारे में डीपली स्टडी नहीं की थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ यानी आर ओ आर पे डिपेंड करता है। जितने भी साइंटिस्ट हैं इसके बारे में कोई क्लियरली नहीं बता पाया विदाउट अरेनियस। तो यहाँ पे इन्होंने अरेनियस ने अपना एक लॉ दिया जिसे हम लोग बोलते हैं अरेनियस लॉ या अरेनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, अरेनियस लॉ या अरेनियस कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अरेनियस इक्वेशन। कुछ इस तरीके से हम लोग इसे बोल सकते हैं। फिर हमने लगा लिया, अब यहीं पे हमने लगा लिया अरेनियस लॉ या फिर अरेनियस इक्वेशन। तो अब इसे हम इसको लिखेंगे कुछ डेफिनेशन से ताकि आप समझ सकें। ये देखिए मैंने हेडिंग से यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली लगा ली है। अब देखिए मैं कुछ थ्योरी लिखने जा रहा हूँ, चाहे तो आप इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं या फिर 1-2 सेकंड के लिए स्किप भी कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा ये लंबी ना लगे। तो मैं यहाँ पे थ्योरी लिखने जा रहा हूँ। थ्योरी की लिखते, अगर मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहूँ तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट को डेफिनेशन लिख दूँ और रीड करके आपको पढ़ा दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे साथ में लिख के बता रहा हूँ यानी आपको ज़्यादा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और कंटिन्यू आपको समझाते हूँ। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन generally increases with the increase in टेम्परेचर। मतलब इसमें इन दोनों लाइन में बताया गया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज करती है। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। यहाँ बताया कि जितनी भी रिएक्शंस होती है मोस्टली उनकी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होती है 2 से 3 टाइम्स क्या होती है जो रिएक्शन होती है इंक्रीज करने पर। फॉर देखिए यहाँ बता रहे हैं फॉर 10 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करने पर 2 to 3 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकती है या इनहेंस कर सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो राइज इन टेम्परेचर। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, अरेनियस लॉ ने कुछ ऐसा ही छोटा कॉन्सेप्ट दिया बिलो। ये तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने ये हेडिंग लगाई थी। तो मैंने हेडिंग क्यों लगाई ये मैंने यहाँ पे समझाया है। मैंने क्या समझाया कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो आर ओ आर होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर इंक्रीज करती है। कितना इंक्रीज करती है, अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है 2 से 4 गुना 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये छोटी से पूरे समरी मैंने इसकी समझाई। अब ये भी जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है अब अरेनियस इक्वेशन या अरेनियस लॉ के थ्रू समझाया जाएगा। इसके पहले 2-3 कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर राइज करने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज करती है, लेकिन वो क्यों इंक्रीज करती है अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरी देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन increases with the increase in
temperature, it is ड्यू टू, मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करती है विद इंक्रीज टेम्परेचर, इट इज़ ड्यू टू, इसलिए क्योंकि पहला पॉइंट्स यहाँ पे लगा के बताएं। सो ये क्योंकि ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, उसके जो कोलिजन्स होते हैं, जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, आपस में क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। उनके कोलिजन्स क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर जो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इंक्रीज करती है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, सबसे मेजर पॉइंट जो हमारा यही पॉइंट है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ molecules having energy equal to or greater than threshold एनर्जी। मैंने क्या बताया कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब क्या होते हैं, इसने बताया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारे, इसको मैं आगे बताऊंगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है। मतलब मैंने इसमें क्या लिखा कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम एनर्जी जिससे वो कोलाइड करते हैं, और जो रिएक्टिव मतलब जो मिनिमम एनर्जी रिएक्ट होने के लिए चाहिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो इसीलिए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो अब ये बोलते हैं दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द अरेनियस कोलिजन, मतलब जो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो था, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हमारी हेडिंग क्या थी कि जो टेम्परेचर डिपेंड्स करता है आर ओ आर पे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन पे। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को किसके थ्रू समझाया गया, सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इम्पोर्टेंट feature of Arrhenius collision थ्योरी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये अरेनियस के थ्रू बताया गया है, अरेनियस कोलिजन थ्योरी के थ्रू बताया गया है। अब हम इसका पढ़ेंगे कि अरेनियस कोलिजन थ्योरी है क्या और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। ये हमारा कुछ मेन पॉइंट है, यहाँ से हमारी मेन कथा, जो हमारी जो मेन टॉपिक है, मेन जो जड़ है, यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ये तो मैंने आपको कुछ आपकी जो नई नॉलेज है उसको थोड़ा सा बिल्ड किया, और मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और उसके जो छोटे छोटे पिलर्स हैं उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया। मेन कॉन्सेप्ट तो हमारा है अरेनियस कोलिजन थ्योरी कि ये क्यों आई, अब हम ये बताएंगे। सो फ्रेंड्स, अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स में इनके इंपॉर्टेंट फीचर बताने की कोशिश करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ मैं पहले आपको देखिए, अगर मैं आपको मैं हर बात की तरह फिर से एक बार बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको शायद हो सकता है नहीं इतना समझ में आए। मेरा मानना है कि इसे लिख लिख कर आपको समझाऊँ तो आपके माइंड में ज़्यादा पल्ले पड़ता है। हालाँकि वीडियो लंबी हो जाती है पर ये ज़्यादा इफेक्टिव मेथड रहता है। तो मैं जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन reactant molecule collide products are
found, but every collision among the reactant molecules is not effective and does not give the प्रोडक्ट। मतलब इसके अरेनी ने सबसे पहले क्या बताया, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ही ध्यान सुनिएगा। उन्होंने कहा कि व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड होते हैं, जो मतलब जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके, बट एवरी कोलिजन, मतलब सारे जो कोलिजन्स होते हैं अमंग द रिएक्टेंट के अंदर जो जो आपस के मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलाइड करते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल ही मतलब प्रोडक्ट बनाए। यानी इसलिए ये लिखा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज़ नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जो हमें कुछ लाभ देता है, प्रोडक्ट देता है, तो इफेक्टिव एंड डज नॉट गिव द प्रोडक्ट। उन्होंने पहले ऐसा बताया कि जब कभी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट होता है जो इधर होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को जब मिलाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। इतना तो बहरहाल सब लोग जानते हैं, आप लोग 12th में आ गए हैं। प्रोडक्ट ये देखिए, तो यहाँ से क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जब आपस में लड़ते हैं तो कोलिजन होता है, ठीक, वो भी एक डेफिनेट कंडीशंस पे होता है, ठीक। तो ये अरेनियस ने बताया। अब अरेनियस ये कह रहे हैं कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड होते हैं, आपस में लड़ते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है। और उन्होंने एक और बात बताई कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सब मॉलिक्यूल्स लड़ रहे हैं तो सभी जाके प्रोडक्ट बने। जो इफेक्टिव जो होते हैं, जो कहते हैं इफेक्टिव होते हैं, वो कुछ रिएक्शन देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोलिजन करते हैं, इफेक्टिव होते हैं, उनको नहीं देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बताया कि जो कोई सब कोलिजन करते हैं, जो इफेक्टिव होते हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दें। और कुछ ऐसे होते मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इफेक्टिव भी होते हैं और देते भी हैं। तो उन्होंने बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि जो सब छोटा सी, ये इसका तात्पर्य हमारा ये निकला कि जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब प्रोडक्ट ही बने। तो अब हम ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट फीचर सबसे बड़ा फीचर्स है, उस बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि ओनली दोज रिएक्टेंट molecules give product by collisions which have minimum energy to रिएक्ट। उन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें इन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो इफ़ेक्टिव हो वही ही प्रोडक्ट बनाए। मतलब क्या था कि जो ज़रूरी नहीं है कि जो सब मॉलिक्यूल्स लड़ रहे हैं तो सब ही प्रोडक्ट बनाए। अब उन्होंने इस पॉइंट में उसका रीज़न दिया है। उन्होंने कहा कि ओनली दोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विल प्रोडक्ट बाय द कोलिजन विच हैव अ मिनिमम एनर्जी टू रिएक्ट। मतलब जिनके पास मिनिमम एनर्जी होगी रिएक्ट होने के लिए वही प्रोडक्ट देगा। मान लीजिए आपने वाटर और NaCl यानी नमक का घोल बनाया, तो उसको नमक और पानी के घोल बनने के लिए एक सर्टेन अमाउंट की हमें एनर्जी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जब तक कि वो हर मॉलिक्यूल सर्टेन अमाउंट की एनर्जी से लड़ेगा नहीं, तब तक कि वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। मान लीजिए उसको चाहिए 10 कैलोरी या 10 किलो जूल की, किसी को 10 किलो जूल उसको एनर्जी चाहिए, ठीक, ये हमारे 10 को जूल एनर्जी चाहिए। तो अब हमें क्या, यहाँ पे क्या होगा, उसको अब मान लीजिए कोई यहाँ पे दे रहा है हमें 5 जूल एनर्जी, 5 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये कोलाइड तो कर रहे हैं पर लेस अमाउंट एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं। सो इसीलिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा। तो जो 10 किलो जूल की एनर्जी से यहाँ पे रिएक्ट करेगा वही क्या होगा, हमारा क्या देगा, कोलिजन देगा, यानी प्रोडक्ट हमारा देगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी के लिए आपको ऐसे किसी वाटर पार्क में जाना है तो उसके लिए कुछ एंट्री फ़ीस होती है। वो एंट्री फ़ीस मिनिमम फ़ीस मान लीजिए, मतलब आपको अगर उस पार्क में एंट्री करना है तो आपको ये फ़ीस देनी ही देनी है। बाकी अम्यूज़मेंट में अंदर जाने के बाद, अंदर पार्क में अंदर जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो तो अलग हैं, वो चाहे आप परचेज़ करिए ना करिए, लेकिन आपको एंट्री करने के लिए, मतलब कोई आपको एंट्री करने के लिए, एंजॉय लेने के लिए वो टिकट आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। तो यही कुछ ऐसा अरेनियस ने बताया। आई होप मैं आपको फ्रेंड्स अच्छे समझा रहा हूँ। सो अरेनियस ने कुछ ऐसा ही समझाया और लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया इन्होंने। मैंने आप कहा था कि थ्रेशोल्ड में आपको बताऊंगा एनर्जी क्या होती है बहुत अच्छे से, तो लास्ट इन्होंने पॉइंट बताया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट बताया। तो समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि दिस मिनिमम energy which the colliding molecules should possess to react is called threshold energy। अब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी से रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आई होप फ्रेंड्स आप थ्रेशोल्ड एनर्जी का डाउट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। अब आपसे कोई पूछेगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कोलाइड टू फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज दिस इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब जो हमें कम से कम ऊर्जा चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि मैं जो नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी एक पार्ट आएगा। तो मैं जब आपको वो पार्ट पढ़ाऊंगा तब आप कंफ्यूज होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो मैं इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगाने जा रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल energy possessed by the molecules। इसमें मैंने क्या लिखा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी परचेज बाय द मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें क्या क्या है, मान लीजिए आप अम्यूजमेंट में, मतलब कोई भी पार्क में आप गए हैं और आप अपने साथ उस जो पार्क का टिकट है उससे ज़्यादा रुपए ले गए हैं, ठीक है। वो आप ही क्या हो गई? इनिशियल एनर्जी परचेज बाय द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल आप हैं। और उसमें कहा गया ये एंट्री फीस है, क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इसे ही बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो क्या होता है, उस पार्क में एंट्री लेने के लिए आपको इतनी, यानी थ्रेशोल्ड यानी मिनिमम फिक्स अमाउंट इतनी देने हैं, और आपके पास रुपए ज़्यादा हैं या इसके इक्वल हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब हम इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, जो कि पजेस किए हैं किसके द्वारा? मॉलिक्यूल के द्वारा, तो हमें क्या निकल आएगी? एक्टिवेशन एनर्जी निकल आएगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी सी लाइन में आप एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो रिएक्टेंट को, पहली बात तो कम से कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो तो फिक्स है। मॉलिक्यूल्स कभी कभी ऐसा होते इनिशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या उनके पास पहले से ही एनर्जी होती है। अब मान लीजिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो तो उन्होंने दे दी, अब इनके पास खुद
थोड़ी सी एनर्जी बची उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब वो अब भी एक्टिव हैं, तो एक्टिव है तो उनके पास कितनी एनर्जी है, वही होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझ गए ना। तो आई होप फ्रेंड्स आप एक्टिवेशन एनर्जी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब क्या होता है कि अब हमें अरेनियस ने क्या दी, एक अपनी इक्वेशन दी। यहाँ पे हम लगा देते हैं अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस ने अपनी यहाँ पे क्या दी, अब इक्वेशन दी जिससे हम के को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या था, अरेनियस ने बताया कि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वही प्रोटेक्ट देते हैं। तो उन्होंने अपनी एक रिएक्शन जो कि अपनी इक्वेशन दी जो कुछ इस प्रकार की थी, देखिएगा, a⁻e⁴ तो फ्रेंड्स आपको ये तो पता ही होगा, ये आपको ए नहीं पता होगा, के पता होगा आपको, ए नहीं पता होगा, और ये e⁻ जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो ऑटोमेटिक समझ गए होंगे, और अपॉन RT तो आपको पता ही होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे के क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। के तो आप लोग जानते हैं क्या है, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं स्टार्टिंग चैप्टर से सबसे पहला टॉपिक यही था। और कहते हैं पहले रेट क्या है, उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या है, सेकंड टॉपिक ये था। सो फ्रेंड्स आई होप अच्छे से आप जानते होंगे। और ए आप नहीं जानते होंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये ए है क्या। ए हमारा है अ कांस्टेंट एंड इज known as frequency फैक्टर। मतलब आपको क्या देख रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये क्या है, ए हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ए हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक कांस्टेंट भी मान सकते हैं। ठीक है, और ए हमारा क्या है, ए हमारा है एक्टिवेशन। यही मैंने आपको जो समझाया था, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, यही एक्टिवेशन एनर्जी था जो कि मैंने आपको पहले समझाया था यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और आर और टी को तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। टी हमारा टेम्परेचर है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है। तो अरेनियस ने ये क्यों इक्वेशन दी, तो फ्रेंड्स अरेनियस ने क्यों इक्वेशन दी, तो फ्रेंड्स आप ये जान रहे होंगे कि अभी तक आप के को वैल्यू फाइंड कर रहे थे, एक फिक्स्ड अमाउंट फाइंड कर रहे थे कि जो वैल्यू गिवन थी वो फिक्स कर दी यहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए हम टेम्परेचर को पहले रख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस, अब रख रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस। तो उसी रिएक्शन में रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या आएगी कोई नहीं बता पा रहा, सिर्फ अरेनियस जी ने बताया। सो इसीलिए ये वैल्यूज इक्वेशन सॉल्व करके हम के रेट कांस्टेंट की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते थे, उसकी यूनिट इजीली फाइंड कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि अरेनियस ने बताया। अब उन्होंने बताया कि एक्चुअली में होता क्या है, जब प्रोडक्ट्स मतलब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो रिएक्टर के मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका अरेनियस इक्वेशन का एग्जाम्पल भी हो सकता है और इसी का छोटा कॉन्सेप्ट कर लीजिए, चाहे आप एग्जाम्पल लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे चाहे एग्जाम्पल लगाइए, चाहे हम छोटा सा लिख दे रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब क्या है, जब कोई भी मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हाईली एनर्जी पजेस कर लेता है तो एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट फॉर्म में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन। और ये जो मतलब जब आपस में मिलता है तो एनर्जी ज़्यादा बन जाती है, तो उससे ही कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए हम रिएक्शन कराते हैं, डायरेक्ट H2 को मिलाते हैं, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं, तो प्रोडक्ट हमें क्या बनता है, 2HI। यहाँ पे क्या बना हमें, 2HI। आपको देखने में तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लगा कि ये देखिए मैंने मिलाया और तुरंत बन गया, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये H ऐसे बॉन्डेड है, ठीक, बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, प्लस
इसी चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये जब आपस में मिला तो हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में हुआ क्या, ये H और ये I, ये बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है, ये H और ये I, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपस के बॉन्ड बनाने लगे। जब इन्होंने ऐसा बॉन्ड बनाया तो हुआ क्या एक्चुअली में, ये पहले तो बॉन्ड बनाए इन्होंने, ऐसे बॉन्ड, मतलब अब ये इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड कभी भी स्टेबल नहीं होता है 15 से 20 सेकंड के लिए, खाली स्टेबल होता है। अब ये एक्चुअली में क्या बनाएगा, 2HI, तो ये कुछ ऐसा बनाएगा। तो इसीलिए इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को उन्होंने क्या कहा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कहा या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा, इसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो होता क्या है, इन्होंने ग्राफ के थ्रू समझाया कि हम ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी, यहाँ पे होगा पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारा H2 प्लस I2 रिएक्ट कर रहा था तो वो जाता, देखिए वो जाता तो सीधे जाके प्रोडक्ट ऐसे बनाता, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं, वो पहले काफ़ी, उसकी एनर्जी काफ़ी हाई गई, मतलब एक्टिवेट हुआ ना, वो एनर्जी पजेस कर लिया। फिर उसके बाद जब इंटरमीडिएट से छूटा तो नॉर्मल अवस्था में अपनी आया, तो ये एनर्जी लूज करके ये तब 2HI बनाया। तो ये कुछ रिएक्शन सीधी हुई थी, लेकिन ये कुछ रिएक्शन कुछ हुई ऐसे हुई, ये रिएक्शन कुछ ऐसे है। तो इतने में गैपिंग कितने की आई, इतने की आई, तो इसी को ही हमने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एनर्जी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E और A से। सो फ्रेंड्स ये रहा, ये हुआ एक्टिवेशन, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब जो अपनी जिस पोटेंशियल से ऊपर गया और इतना गैप दिया उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी देर स्टेबल रहा ऊपर ये और उतनी बना, उससे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो ये कुछ हमारा ऐसा बना रहा, और इनके बीच में डिफरेंस आया, उसे बोलते हैं हम लोग H यानी एंथैल्पी। तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंस आया। तो ये रहा छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल और इसका एक्टिवेशन का कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो 2 सेकंड 3 सेकंड पीछे करिए और फिर उसको देखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलते ही अब इसके हम लास्ट इक्वेशन सॉल्विंग की तरफ। सो फ्रेंड्स अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमारे पास क्रिएट होती है। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, बस आप देखते जाइएगा, इसको गौर से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए नया टॉपिक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, मे बी अगर आप अच्छे समझ रहे तो वो भी नहीं, अगर आप थोड़े से वीक हैं या एवरेज बिलो स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझने में बस आप एक गौर दीजिए, आप समझ जाएंगे। और बाकी जो हमारे एडवांस बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल हलवा टॉपिक है, तो समझते जाइएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, समझते जाइएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये इस साइड हुआ, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इस साइड हुआ। मान लीजिए जब हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी कुछ इस प्रकार जा रही है, वो HI की तरह। मान लीजिए यहाँ से पहले बना, काफ़ी हाईली एनर्जी हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, उसके बाद लो बना दिया। ये इतना कुछ होने में टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट को यानी स्पीड को चेंज करता है, अल्टर करता है। मैंने यहाँ पे जब कैटलिस्ट लगाया तो यही रिएक्शन कुछ इस टाइम में होने लगी, टाइम कम लिया, और ये देखिए, ये मतलब कंपाउंड वही दे रहा, बस उसको टाइम को लेस कर दिया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्परेचर राइज करने पर, उसका टेम्परेचर राइज करने पर जो रिएक्शन होती है 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे टेम्परेचर T था, अब यहाँ पे क्या हो गया, T+10 हो गया है। मतलब कि टेम्परेचर अब यहाँ पे क्या हुआ, कैटलिस्ट के थ्रू क्या हो गया, टाइम जो हुआ हमारा
डिक्रीज कर दिया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर और जो रिएक्शन होती है 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर गई। सो यही कुछ होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 हमें टाइम मिले, कुछ एक ये टाइम एक कुछ ये टाइम। तो ऐसे क्या हुआ, उन्होंने क्या दिया था, इक्वेशन हमें क्या दी थी, अरेनियस ने ये दी थी। ना हो तो आप स्टार्टिंग में जाके मैंने जहाँ समझाया था देख करके नोट्स बना रहे हो साथ में देख लीजिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाई होगी कुछ इस प्रकार की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बोथ साइड आपको क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग का आप रूल तो जानते ही हैं, लॉग यहाँ पे आपने लिया तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग अपॉन ए माइनस ए अपॉन आर अपॉन टी। अब लॉग का तो आप लोग जानते ही होंगे कि लॉग यम एन इजक्वल टू होता है लॉग यम प्लस लॉग एन। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया, अलग किया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इसे लिखा लॉग और इसे हमने लिखा लॉग ई दी पावर माइनस ई ए आर टी प्लस लॉग ए, कुछ हमने ये प्रकार का लिखा, सॉरी, तो मैंने कुछ इस प्रकार का लिखा, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक, और प्लस लॉग ए। तो मैंने आपको बताया था अगर जब किसी लॉग ई हो, लॉग ई की ऑलवेज यहाँ पे दीजिएगा, लॉग ई की ऑलवेज 1 वैल्यू होती है। सो इसीलिए माइनस ई ए अपॉन आर टी डायरेक्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी तरफ लग रही है, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ लग रही है। किसकी तरह लग रही है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह लग रही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होगी, कमेंट बॉक्स में जल्दी में बताइए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारी होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेशन एनर्जी जनरली हमारी क्या है, कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टी यहाँ पे अब क्या टोटल हम क्या पढ़े, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे टी बचा, तो यहाँ पे हमारा एम, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 1/T। तो यहाँ पे हमारी स्लोप क्या बनी, देखिएगा ये, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा है स्लोप, देखिएगा, सॉरी यहाँ पे ये x है हमारा कांस्टेंट, तो ये x हमारा 1/T है, x हमारा 1/T है, और ये जो m है ये E A अपॉन R है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसे ही हम बोलते हैं स्लोप। सो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी m हो गई जो कि हमारी स्लोप है, और वो किसके इक्वल होगी, माइनस ई ए अपॉन आर के। ये x मैंने बताया था, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। सो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/T टेम्परेचर हो जाएगा। ये y कोऑर्डिनेट है, y इज इक्वल्स टू लॉग के, y इज इक्वल्स टू लॉग के, तो इसीलिए लॉग के हो जाएगा। सो हमारा ये स्लोप हमारा ये आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कुछ हमें ये इंटरसेप्ट हमें ये मिलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। सो ये, हाँ ये हो गया। तो x कोऑर्डिनेट्स ये है, y कोऑर्डिनेट्स ये, देखिए x से x कंपेयर करिए, y से y कंपेयर करिए। सो आप फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा, 80 हमारा ये है, कुछ ऐसा मिला। तो अब सबसे पहले अब आपको क्या करना है, एट टेम्परेचर T1, मतलब जब हमारा टेम्परेचर T1 है तो हम इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, log K इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस log A। इसी इक्वेशन को फर्स्ट डालिए। सो फ्रेंड्स, अब क्या है, किसी टेम्परेचर के लिए तो K हमारा रेट कांस्टेंट है, तो गिवन टेम्परेचर के लिए जो अगर हमको T1 को चेंज करते हैं तो कांस्टेंट भी हमारा चेंज होगा, इसीलिए log K1 भी हम यहाँ पे लेंगे। अब हमें फिर से क्या करना है, एट टेम्परेचर
T2, मतलब हम टेम्परेचर फिर चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट फिर से चेंज होगा और log K2 इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर T2, और फिर आपको क्या करना है, log A, इसी को हमें क्या ले लेना है, इक्वेशन सेकंड ले लेना है। अब हर बार की तरह आप जानती हैं फर्स्ट इक्वेशन अगर सेकंड इक्वेशन तो फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, यही हम फिर यहाँ से ये हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि टू डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट क्या आएगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम मेथड निकालने हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये देखिए कैटलिस्ट हमने लगाया तो कुछ टाइम में ये डिफरेंस आया और टेम्परेचर में भी ये डिफरेंस आया, तो ये हम बताना चाह रहे हैं। तो अब ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हैं कि टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं एट अ डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे। तो सो फ्रेंड्स हमको क्या करना है, फ्रॉम बोथ द इक्वेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक, क्या करना है, सेपरेट करना है हमको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, माइनस ए अपॉन आर T2। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या मिल रहा है, log। अब एक और कंडीशन थी हमारे पास। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ए अपॉन आर T1। सो अब हमें यह करना है प्लस log A माइनस log A। सो फ्रेंड्स अब आपको क्या मिला, ये log आपको पता, छोड़िए खैर अभी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको क्या करना है, log K2 माइनस log K1 को क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से करना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से EA कॉमन लेना है और R भी आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। सो यहाँ पे आप क्या करना है, EA और R को कॉमन लीजिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/T माइनस 1/T2। ये आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मिलेगा, ये आप कॉमन लेना और ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपने पढ़ा होगा एक रूल, log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। सो इसे चाहे तो आप फर्दर और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन R एंड T2 माइनस T1 अपॉन T2। सो फ्रेंड्स ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। इससे आप एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA ईजिली फाइंड कर सकते हैं। सो ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी मेनली फाइंड करने के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, एनर्जी। तो ये किसने किया था, अरेनियस ने, ताकि आप एक्टिवेशन एनर्जी को ईजिली फाइंड कर सकें। ये हमारा था मेन फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। तो अरेनियस ने ये तुरंत दिया था हमारा फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये डिफाइन करके बता दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आपको अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इससे हम मोटिवेट होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।